नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिंटू कुमार मिश्रा। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा एनेस्थीसिया के बारे में। हमेशा मेरा एक मानना है कि हर प्रकार की नॉलेज मैं अपने व्यूअर्स को देते रहूं और किसी प्रकार की कोई कमी ना हो नॉलेज में। तो आज मैं बात करूंगा एनेस्थीसिया किस तरह बेहोशी करता है, किस तरह नॉलेज ये होना चाहिए एनेस्थीसिया सर्जरी में, किस तरह वर्क करता है। तो दोस्तों, किसी भी तरह की सर्जरी से पहले डॉक्टर मरीज को बेहोशी की दवा देते हैं, जिसे इंग्लिश में एनेस्थीसिया कहते हैं। ये दवा लेने के बाद मरीज को एहसास ही नहीं होता है कि उसके शरीर पर कहाँ क्या हुआ, लेकिन कई बार ये दवा कम असर करती है, यानी उसका दिमाग सोता नहीं है। जैसे सर्जरी के दौरान उन्हें एहसास होता रहता है कि कब कहाँ और क्या हो रहा है, लेकिन एनेस्थीसिया की असर की वजह से वो इस हालत में नहीं होते कि अपनी बात कह पाए, यहाँ तक कि वो हाथ पैर भी नहीं हिला डुला पाते। ऐसे में उन्हें तकलीफ का गहरा एहसास होता है। ये तजुर्बा मरीजों में जिंदगी भर के लिए डर भर देता है। रिसर्च बताती है कि हर 20 में से एक मरीज एनेस्थीसिया लेने के बाद भी जागरूक रहता है, लेकिन उसका शरीर हिलने डुलने की हालत में नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी तक बिना किसी नुकसान यानी बेहोश करने की दवा पर रिसर्च की जा रही थी, लेकिन अब उस हालात को समझने पर भी रिसर्च शुरू हो गई है कि जिनमें मरीज पर बेहोशी की दवा का असर नहीं होता। एनेस्थीसिया मेडिकल साइंस में किसी करिश्मे से कम नहीं है। बेहोश करने की बुनियादी दवाओं की खोज प्राचीन यूनान के शोधकर्ताओं ने की थी। इससे पहले अफीम और शराब देकर सर्जरी के वक्त मरीज की तकलीफ कम करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इनके नतीजे अस्थायी और तसल्ली बख्श नहीं थे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। इस पहलू पे मैं हमेशा प्रकाश डालूंगा कि एनेस्थीसिया के और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा सल्फ्यूरिक ईथर के बारे में। सल्फ्यूरिक ईथर के नाम आपने सुना होगा। 1840 में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी दवाएं खोज निकाली जिनका असर ज्यादा था। इनमें सल्फ्यूरिक ईथर ने रिसर्चर को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। 1846 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ। हालांकि इस बार भी मरीज पूरी तरह बेहोश नहीं था। उसे पता था कि उसके शरीर पर कहाँ कट लग रहा है, लेकिन उसका दर्द का एहसास कम हो गया था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये तजुर्बा कामयाब रहा और यहीं से एनेस्थीसिया की शुरुआत हुई। आज बाजार में दर्द और होश कंट्रोल करने वाली बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन हर एक दवा का इस्तेमाल मरीज की जरूरत के मुताबिक होता है। एनेस्थीसिया हमेशा ही मरीज को पूरी तरह बेहोश करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि सर्जरी वाले जगह को ही सुन करने के लिए दिया जाता है। इसे रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं। इसे लेने के बाद दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता, लेकिन क्या हो रहा है इसका इल्म होता है। वहीं सेडेटिव लेने के बाद मरीज को गहरी नींद आ जाती है। इतनी गहरी नींद कि मरीज के होश हवास छीन लेती है। इस गहरी नींद के दौरान उसके साथ क्या होता है उसे कुछ याद नहीं रहता है। एनेस्थीसिया हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इसका सटीक जवाब आज भी रिसर्चरों के पास नहीं है। हालांकि मोटे तौर पर कहा जाता है कि दिमाग में पैदा होने वाले केमिकल, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, के साथ मिलकर काम करते हैं। ये केमिकल दिमाग में के अलग अलग हिस्सों के संपर्क को तोड़ देते हैं, जिससे मरीज किसी भी याद की कड़ी को जोड़ नहीं पाता। सर्जरी जहां मरीज सब देख रहा है पर होश में नहीं। 3 जिंदगी ऐसे ऐसे बहुत सारी हैं, जैसे कि बहुत सारी जिंदगियां इसमें निहित होती हैं। बहुत सारी जिंदगियां ऑपरेशन में बेहोशी अगर सही से दिया जाता है तो सफल होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूं दोस्तों, जैसे कि बेहोश करने में बरती जाने वाली सावधानियां। हाउ टू बी केयरफुल ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। सो दोस्तों, मैं ये चीज़ें बताने की प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूँ एनेस्थीसिया में भी जिस प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल होता है, मरीज की उम्र, ऊंचाई और वजन के मुताबिक दिया जाता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि मरीज
किसी अन्य प्रकार की दवा तो नहीं ले रहा है, या वो सिगरेट पीने का आदी तो नहीं है। कुछ जगहों पर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का इस्तेमाल होता है। ये एक खास प्रकार का एनेस्थेसिया है जो शरीर को वक्ती तौर पर सुन्न कर देता है, ताकि शरीर सर्जरी के दौरान ना तो कुछ महसूस कर पाए और ना ही मरीज शरीर को हिला डुला सके। एनेस्थेसिया लेने के बाद कुछ देर के लिए मरीज कोमा जैसी हालत में तो पहुंचता है, लेकिन सुरक्षित तौर पर उससे बाहर भी आ जाता है और उसकी तकलीफ भी बिना किसी दर्द के खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं जो मैं एनेस्थेसिया के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के बारे में। व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर? लेकिन एनेस्थेसिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर ही किया जाता है। मिसाल के लिए, अगर मरीज के शरीर से बड़ी मात्रा में खून बाहर निकल गया है तो उसे कम असर वाला एनेस्थेसिया दिया जाता है। एनेस्थेसिया देने के लिए शरीर में खून उचित मात्रा में होनी चाहिए। यहाँ तक कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी मरीज को बहुत सोच समझ कर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद शरीर कुछ वक्त के लिए पैरालाइज हो जाता है, लेकिन उसे पता रहता है कि हो क्या रहा है और दिमाग किसी भी बात को एक दूसरे से जोड़ नहीं पाता। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा आइसोलेट फोरआर्म तकनीक के बारे में। तो फ्रेंड, व्हाट इज आइसोलेट फोरआर्म टेक्निक? एनेस्थेसिया देने के बाद मरीज कितना होश में है, उसे तकलीफ का एहसास हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए आइसोलेट फोरआर्म टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एनेस्थेसिया देने के बाद मरीज के बाजू पर एक कफ बांध दिया जाता है और कुछ देर बाद उससे मुट्ठी खोलने और बंद करने को कहा जाता है। अगर मरीज आदेशानुसार करने लगता है तो पता चल जाता है कि अभी दवा का असर पूरी तरह नहीं हुआ है। रिसर्च बताती है कि एनेस्थेसिया देने के बाद मरीज के होश में रहने के केस फिलहाल बहुत कम है, लेकिन इस पर गौर करने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों है? मरीज को भी इस बात की ताकीद की जानी चाहिए कि अगर वो एनेस्थेसिया देने के बाद भी होश में है तो तुरंत मेडिकल स्टाफ को बताए, ताकि सर्जरी के दौरान होश में रहने की वजह से होने वाली कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ऐसी तकलीफ़ों से बचा जा सके, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूं कि ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, ये रहा मेरा लेक्चर। डॉक्टर मिंटू कुमार मिश्रा, MBBS DNB। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कई तरह की नॉलेज, कई तरह की लेक्चर के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा रहा हूँ। और मेरा 20 से 25 साल का अनुभव है और टीचिंग में, और हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर जानकारी मिले। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, लव यू।